जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस पढ़ रहे थे, जो कि एनसीईआरटी क्लास 3, 4 एवं 5 पर आधारित है, जहां से सीटेट जैसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जो कि आज का टॉपिक है रेड डाटा बुक। ठीक है, तो देखिए जो रेड डाटा बुक है, तो विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ यानी IUCN या फिर IUCNR के नाम से भी जाना जाता था। ठीक ना, तो इसके अंतर्गत आता है क्या, रेड डाटा बुक। अब देखिए IUCN और IUCNR, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसका जो पूरा नाम है, ठीक ना, IUCN का तो पूरा नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ। ठीक ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ, संरक्षण संघ। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक ना, इंग्लिश में क्या है इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। देखिए IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, जो IUCN है वो क्या करती है, एक सूची जारी करती है, सूचना जारी करती है, उसको क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। ठीक ना, ऐसे जीव जो क्या होती है कि संकटपन्न जीव है, जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है, उसका एक डाटा बनाती है। कौन सा, IUCN, जिसे क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड स्पीसीज का नाम दिया गया है। ठीक ना, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, तो देखिए IUCN की 3 वर्ग हैं। ठीक ना, कितने वर्ग हैं, 3 वर्ग। एक है संकटापन्न, दूसरा क्या है, सुभेद है, और तीसरा क्या है, दुर्लभ है। ठीक ना, ये तीनों जातियां थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत में आती हैं। संकटापन्न मतलब ऐसे जाति जो क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। सुभद्य मतलब ऐसे जाति जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, और ऐसे जाति जो बहुत दुर्लभ है। ठीक ना, मतलब बहुत दिनों में दिखाई देते हैं। तो ये 3 वर्ग बने हुए हैं किनके, IUCN के। ठीक है, अब देखिए जो अगला है, ठीक ना, अगला हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे। अगला फैक्ट किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन के बारे में फैक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए जो मधुमक्खी पालन है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर का बचोहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, बिहार के कहाँ, मुजफ्फरपुर। ठीक ना, मुजफ्फरपुर का कहाँ, तो बचोहा गांव में। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, सीटेट जैसे एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। और कौन से पौधे में पाला जाता है, तो लीची के पेड़ में। ठीक ना, किस में पाला जाता है, लीची के पेड़ में। लीची का जो फूल है मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए पाला जाता है इस क्षेत्र में। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ठीक है, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। जो अक्टूबर से दिसंबर महीना होता है, ठीक ना, तो वो मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और इसी समय क्या किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। अब देखिए जो मधुमक्खी पालन है, ठीक ना, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाएगा, एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलेंगे, तो फरवरी महीने में। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। ठीक ना,
जो एक छत्ता होता है उसमें एक रानी होती है जो हमेशा क्या देती है, अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है, तो देखिए अगला फैक्ट, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए मधुमक्खियाँ क्या है कि फूलों में रस ढूंढती रहती हैं, और जैसे रस मिलता है, ठीक है ना, किसी भी मक्खी को, तो वह एक विशेष प्रकार का डांस करने लगती है, नाच करने लगती है, जिससे जो दूसरी मक्खियाँ हैं उनको पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक ना। अगला फैक्ट है, मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। जो मधुमक्खी होती हैं, ठीक ना, तो वही क्या करती हैं, शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम करती हैं, और जो बच्चों को पालने का काम है तो मधुमक्खियां ही करती हैं। रानी मक्खी तो सिर्फ क्या देगी, अंडे देगी। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको समझ में आया होगा। मधुमक्खी के बारे में अगला जो फैक्ट है वो क्या है, तो देखिए मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। ठीक ना, मधुमक्खी पालन में क्या किया जाता है, बक्से का प्रयोग किया जाता है, और इस बक्से में क्या डाला जाता है, चीनी का घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ठीक ना, जो नर मक्खी है वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होती है। ठीक ना, देखेंगे मधुमक्खी जब भी काटती है तो क्या होता है कि जलन होती है, जहां पास काटती है मधुमक्खी, तो किसके कारण होती है, फार्मिक अम्ल के, फार्मिक एसिड के कारण होती है। ठीक ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा मधुमक्खी पालन के लिए। अब देखिए अगला जो फैक्ट है वो क्या है, अलबिरूनी के बारे में। ठीक ना, फैक्ट क्या है, अलबिरूनी के बारे में है। तो देखिए 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबिरूनी। ठीक ना, अलबिरूनी किनका नाम था, एक यात्री भारत आए थे तो इनका नाम अलबिरूनी था। अलबिरूनी जिस देश से आए थे उनका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक ना, ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं सारे, जो कि सीटेट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। जो अलबिरूनी आए थे, कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से। अलबिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ठीक ना, जो अलबिरूनी थे वो भारत में आकर बहुत सी चीज़ों को बहुत ही बारीकियों के साथ देखे, और जो जगहों को उन्होंने देखा, ठीक ना, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा। खास तौर से वे जो इन्हें अपने देश में लगी उनके बारे में लिखा। ठीक ना, अब भारत देश में आकर जो अलबिरूनी थे उनको जो खास लगा तो उनके बारे में उन्होंने लिखा। किन्होंने लिखा, अलबिरूनी ने। ठीक ना, अब देखिए अगला फैक्ट क्या है अलबिरूनी के बारे में, तो देखिए अलबिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि, ठीक ना, 1000 साल पहले मतलब भारत में तालाब कैसे थे उनके बारे में अलबिरूनी जी लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक ना, अलबिरूनी क्या लिखते हैं भारत देश के तालाबों के बारे में कि तालाब बनाने में माहिर हैं यहाँ के लोग, और अगर देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, तालाब के बारे में लिखते हैं। अगला जो फैक्ट है अलबिरूनी के बारे में वो देखिए, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ठीक ना, अलबिरूनी जी क्या लिखते हैं भारतीय तालाब के बारे में कि बड़े बड़े कुंडे और सरियों को जोड़कर क्या बनाए जाते हैं, चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ठीक ना, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है, और जो चबूतरे हैं उसमें क्या होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, लोगों के उतरने और चढ़ने के जो रास्ते होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़
लगने से परेशानी नहीं होती। और तालाबों के सीढ़ियों के बारे में अल बिरूनी क्या लिखते हैं कि यहाँ भीड़ लगने से कोई भी परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक ना। अल बिरूनी जी जो लिखे भारत के बारे में, तो अल बिरूनी के किताबों को पढ़ने से भारत के जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। अब देखिए जो अल बिरूनी जी जो किताब लिखे थे, ठीक है ना, तो उस किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, जो कि सीटेट जैसे एग्जाम में बहुत ही बारीकी से पूछ लिया जाता है, ठीक ना। अल बिरूनी ने जो किताब लिखा, तो उस किताब का क्या नाम था, किताब उल हिंद, ठीक है। अगला जो हम फैक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के बारे में, ठीक ना। तो कौन थी बछेंद्री पाल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो बछेंद्री पाल है, ठीक ना, तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, ठीक ना। बछेंद्री पाल कौन थी, विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था, ठीक ना। बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, उत्तरांचल के चमोली जिले में। उत्तरांचल को आजकल उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था, ठीक है ना, किनका, बछेंद्री पाल जी का जन्म। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी, ठीक ना। बछेंद्री पाल क्या कहाँ गई थी, पिकनिक मनाने गई थी, जहां उन्होंने क्या किया था, 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। कौन, बछेंद्री पाल। तब ये कुल कितने वर्ष की थी, तो 12 वर्ष की थी, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको पता चला बछेंद्री पाल के बारे में। आगे हम देखते हैं और भी फैक्ट है बछेंद्री पाल के बारे में। देखिए इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक ना। इनको जो गाइड करने वाले थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए वो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक ना। इन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ से किया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी, ठीक ना। 1984 में कहाँ जाने के लिए, माउंट एवरेस्ट जाने के लिए जो बछेंद्री पाल थी तो वो टीम मेंबर बनी। आगे हम देखते हैं, तो देखिए जो बछेंद्री पाल है, तो 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम, ठीक ना, 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा गया। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे जो बुक होते हैं, ठीक ना, तो उसमें अलग अलग फैक्ट दिया हुआ है। किसी बुक में 8,848 है, किसी बुक में 8,850 है, किसी बुक में 8,900 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक ना। तो आप बीच वाला देखिएगा 8,850 मीटर ऊंची, ठीक है। इनके साथ एक और मेंबर भी थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली, ठीक ना। किन्होंने, बछेंद्री पाल ने। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। मतलब जो सागर है उसका मत्था, मस्तक, ठीक है। तो ये फैक्ट था बछेंद्री पाल के बारे में। अगला फैक्ट हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में, ठीक ना। तो आप कल्पना चावला के बारे में आपको जानकारी है, आप अनभिज्ञ नहीं हैं इनसे, कल्पना चावला जी के बारे से। तो देखिए इनके बारे में क्या फैक्ट है, NCERT कक्षा 3, 4, 5 में।
तो देखिए, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। ठीक ना, कहाँ हुआ था? करनाल में कल्पना चावला जी का जन्म। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। ठीक ना, कहाँ से? तो एम्स रिसर्च सेंटर से। ठीक ना, जो कहाँ है? नासा अमेरिका में है। तो इतना फैक्ट जाना आपने कल्पना चावला के बारे में। अगला जो फैक्ट है कल्पना चावला के बारे में, तो देखिए 1955 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री की कोर में शामिल हुई। ठीक ना, 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान, कौन सा अंतरिक्ष यान? कोलंबिया STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। ठीक ना, जब पहली बार गई कल्पना चावला अंतरिक्ष में तो 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। अगला जो फैक्ट है कल्पना चावला के बारे में, तो देखिए 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107, ठीक ना, नाम क्या था? कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ठीक ना, तो ये वो एक्सीडेंट था 1 फरवरी सन 2003 की। ठीक ना, जिसमें कल्पना चावला सहित जितने भी सवार अंतरिक्ष यात्री थे उस यान में, वो सब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। कब गए थे? तो 1969 में गए थे। कहाँ? चांद पर, नील आर्मस्ट्रांग। अगला जो हम फैक्ट देखेंगे वो देखेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। तो सुनीता विलियम्स कौन थी? तो ये भी अंतरिक्ष यात्री थी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ठीक ना, सुनीता विलियम्स कौन थी? दूसरी महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। ठीक ना, कितना? 360 किलोमीटर दूर स्पेस में। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। ठीक ना, इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात के अहमदाबाद शहर से। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक ना, जो सुनीता विलियम्स हैं वो कितने दिन अंतरिक्ष में रही? 195 दिन। ठीक है, आगे हम देखते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। तो देखिए जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में चयन हुआ। किनका? सुनीता विलियम्स जी का। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। ठीक ना, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ा गया किनके द्वारा? सुनीता विलियम्स के द्वारा 16 अप्रैल 2007 को। ठीक है, अब देखिए जो NCERT है उसमें एक फैक्ट दिया गया है। क्या फैक्ट दिया है? तो फैक्ट दिया है सुनीता विलियम्स के कुछ अनुभव स्पेसशिप में। ठीक ना, जो स्पेसशिप था जिसमें बैठकर सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष में, तो वहाँ का अनुभव शेयर कर रही हैं। कौन? सुनीता विलियम्स। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, फ्लोट करते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। ठीक ना, कौन बताती है? सुनीता विलियम्स जी। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। किसके लिए? चेहरा या हाथ धोने के लिए। तो ये फैक्ट है जो सुनीता विलियम्स क्या कर रही हैं?
अपना अनुभव शेयर कर रही हैं स्पेसशिप से। आगे देखिए और क्या बताती हैं सुनीता विलियम्स जी। तो बताती हैं कि वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, ठीक ना। तो स्पेसशिप में बाल हमेशा खड़े रहते थे, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, ठीक ना। यदि एक जगह रुकना है तो खुद को क्या करना है, बांधना है। तो ये बताती हैं कौन, सुनीता विलियम्स जी, ठीक है। अब देखिए अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी के बुक में वो है कर्णम मल्लेश्वरी को लेकर, ठीक ना। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, तो देखिए ये एक वेट लिफ्टर थी, ठीक ना। क्या थी कर्णम मल्लेश्वरी, एक वेट लिफ्टर थी। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है, ठीक ना। कितना, 130 किलो का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने, 29 मेडल जीते हैं। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ की रहने वाली हैं, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो ये फैक्ट आपको पता चला कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अगला है देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, ठीक ना। तो क्या है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, तो देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में एनसीईआरटी में फैक्ट है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ठीक ना। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म क्या है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ठीक ना। तो वाहिदा जो प्रिज्म थी, जो परेड हो रहा था 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, तो उसमें क्या थी, ये पूरा एक कमान संभाली हुई थी। इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक थन्ना मंडी गांव से है। तो वहां से कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।